हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। लास्ट लेक्चर में हमने वॉइड रेशियो और पोरोसिटी दोनों की बात कर चुके हैं। उससे पहले हमने बेसिकली सोइल होती क्या है उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात की थी। अब हम उस टॉपिक में छोटा सा पॉइंट रह गया था जो किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको हम कवर करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे वाटर कंटेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है। स्टेटमेंट क्या दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये बताया जाता है कि जैसे जहां भी हमने देखा होगा आज तक, जितने भी एग्जांपल हमने काम में लिए होंगे, जैसे कंसोलिडेशन में हम काम में ले रहे हैं या फिर अदर किसी भी चीज में हम काम में ले रहे हैं, तो वहां पर हमने देखा होगा हम वॉइड रेशियो की बात करते हैं, न कि पोरोसिटी की। तो देखो इस चीज को थोड़ा सा समझना, होता क्या है कि जो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है, इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस of void ratio, engineering significance of void ratio is void ratio क्या होता है कि void ratio में हम क्या काम में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ void टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जबकि अगर हम यहाँ पर देखो E का फॉर्मूले की बात करें तो हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ void टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यही हम पोरोसिटी की बात करें तो हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ void टू द टोटल वॉल्यूम। और देखो ध्यान से कि जैसे ही ये एक सॉइल सैंपल है, इसके अंदर ये सॉलिड पार्ट था, ये वॉइड को शो कर रहा था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को। अब ये एयर भी हो सकता है, ये वाटर भी हो सकता है। तो जैसे ही आप इसके अंदर ध्यान देना, अब इसका अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करता हूं, लाइक एज इसके अंदर जैसे ही मैं वाटर ऐड करता हूं, क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, वाटर ऐड करूंगा तो जो मान लो इसके अंदर एयर भी थी और एयर भी थे और वाटर भी था, तो होगा क्या, जैसे वाटर ऐड करूंगा तो एयर का जो प्लेस है वो कौन लेने लग जाएगा, वाटर लेने लग जाएगा धीरे धीरे। इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड धीरे धीरे हम जैसे जैसे वाटर की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज होगा तो टोटल वॉल्यूम पर इफेक्ट आएगा। जबकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज होने से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एक नॉन चेंजेबल पैरामीटर है, नॉन चेंजेबल पैरामीटर है, क्लियर है। जबकि वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम की बात कर रही है, ये एक चेंजेबल पैरामीटर है, ये एक चेंजेबल पैरामीटर है। जिसमें होता क्या है कि ये अगर चेंजेबल पैरामीटर है, इसका मतलब जब भी हम किसी चीज को कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ हो या एक फिक्स वैल्यू के साथ कंपैरिजन हो, ताकि हमें जो मिलने वाला डेटा हो वो और प्रिसाइज मिले। जबकि वॉल्यूम अगर हम टोटल वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो एक चेंजेबल पैरामीटर है, जिससे क्या होगा कि बार बार जब भी इसकी स्टडी करनी होगी हम कर तो लेंगे, बहुत टेडियस प्रोसेस हो जाएगा। बार बार हमें पोरोसिटी, जैसे ही इसमें टोटल वॉल्यूम में कुछ चेंज आया वैसे पोरोसिटी में भी कुछ चेंज आ जाएगा। मतलब मेरा मतलब इंक्रीज से नहीं है, यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पोरोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। बट यहां पर ध्यान दोगे इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जबकि यहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ाओगे तो वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो उसको क्या बताती है, जिसके साथ भी हम कंपेयर करते हैं वो रिजल्ट बताती है। और कंपेरिजन हमेशा क्या किया जाता है, स्टेबल वैल्यूज के साथ। इसीलिए पोरोसिटी को मतलब वॉइड रेशियो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसीलिए स्टेटमेंट लिखा जाता है, इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ वॉइड रेशियो इज मोर कंपेयर टू पोरोसिटी। पोरोसिटी के, क्योंकि क्या होता है, पोरोसिटी में भी हमने बात की, इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस में मतलब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की जब भी स्टडी करेंगे वहां वॉइड रेशियो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी एज कंपेयर टू पोरोसिटी। क्यों दी जाएगी, ये रीजन हम यहाँ देख चुके हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो पोरोसिटी होती है वो एक चेंजेबल पैरामीटर होती है, जिसका रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम करते हैं। जबकि वॉइड रेशियो में जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है वो एक चेंजेबल पैरामीटर नहीं है, इसीलिए इसको ज्यादा स्टेबल पैरामीटर माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पर, दैट इज वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं कि वाटर कंटेंट क्या होता है। देखो वाटर कंटेंट, बेसिकली वाटर कंटेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज वाटर कंटेंट। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड।
तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल w से। तो स्मॉल w का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर यहां पर अगर हम वेट ऑफ वाटर को दिखाना चाहें तो स्मॉल w से दिखाते हैं, और वेट ऑफ सॉलिड को हमने किससे दिखाया था, WS से दिखाया था। क्लियर है यहां तक। तो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाटर कंटेंट को। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सॉइल में वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा, तो मतलब किसी सॉइल में वेट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा तो वाटर कंटेंट भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, देखो कहीं पर अगर बारिश हुई, रेनफॉल हुई, तो क्या होगा, सॉइल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, या वहां सॉइल के अंदर वाटर इंक्रीज होगा जिससे वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा। अगर कहीं पर मॉइस्चर इंक्रीज होती है, तो मॉइस्चर इंक्रीज होने से भी क्या होगा, वहां पर मतलब अगर सॉइल में मॉइस्चर इंक्रीज हो रही है तो उसमें क्या होगा, वेट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर इसको परसेंटेज में डिनोट करना है, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज में करना है, रिप्रेजेंटेशन किसमें करना है हमें, इन परसेंटेज में करना है, तो क्या करेंगे हम, देखना यही फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। यहां तक क्लियर है। मतलब इसको अगर हमें परसेंटेज में, देखो दोनों में दिखा सकते हो आप, नॉर्मल डेसिमल वैल्यूज में ये बता देगा, परसेंटेज में आपको बताना है तो उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। अब चलते हैं कि इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, तो देखना लिमिट्स को समझना। इसकी अगर आपको लिमिट्स निकालनी है तो कैसे निकालोगे, पहले सबसे पहले हम 0 रख के देखेंगे, फिर 0 से 1 के बीच की वैल्यू, या 1 इक्वल्स टू 1 रख के देखेंगे, फिर ग्रेटर देन 1 रखेंगे। सबसे पहले मैंने मान लिया वाटर कंटेंट को 0 कर दिया, पॉसिबल है क्या देखते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो देखो ध्यान से, यहां पर अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। ये किसी टाइप की सॉइल में पॉसिबल है क्या कि जहां पर वेट ऑफ वाटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। हाँ, ये किस टाइप की सॉइल में पॉसिबल है, ये ड्राई टाइप की जो सॉइल होती है उसके अंदर वेट ऑफ वाटर की वैल्यू 0 पॉसिबल है। तो ये किस टाइप की सॉइल होगी, ड्राई सॉइल। मतलब वहां पर जितने भी वॉइड्स हैं वो किससे फिल किए गए हैं, इसके अंदर जितना भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड रहेगा वो किससे फिल किया हुआ रहेगा, एयर से फिल किया हुआ रहेगा। क्लियर है। मतलब W वेट ऑफ जो वाटर कंटेंट है वो 0 एग्जिस्ट करता है। सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे वाटर कंटेंट को हमने किसके इक्वल्स टू ले लिया, 1 के इक्वल्स टू। तो 1 के इक्वल्स टू ले लिया तो देखना ध्यान से, तो यहां पर क्या कर देंगे, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड। देखो ध्यान से, इसका मैं फेज डायग्राम बना के बता रहा हूं। क्या कह रहा है कि इसमें 50% में तो सॉलिड है, और 50% में क्या बता रहा है, वाटर बता रहा है। मतलब जितने भी वॉइड्स है, इस केस में जितने भी वॉइड्स है वो किससे फिल किए गए हैं, वाटर से फिल किए गए। जो वाटर से फिल किए गए, मतलब इसने क्या बता दिया कि वेट ऑफ जितना क्वांटिटी में वेट ऑफ सॉलिड है उतनी क्वांटिटी में वेट ऑफ वाटर होगा। और अब देखते हैं थर्ड केस में। देखो सेकंड केस में वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल हो गया, अभी भी सॉइल एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड केस देखते हैं, वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या ले ली, ग्रेटर देन 1 लेंगे तो क्या होगा, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कहना चाह रहा है कि वेट ऑफ वाटर है वो ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है क्या, मतलब वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ग्रेटर देन पॉसिबल है क्या। हाँ, हो सकता है। जैसे हम फेज डायग्राम बना के देखेंगे, मान लो ये सॉलिड है, इसके अंदर इतना वाटर फिल कर दिया, ये वाटर फिल कर दिया, यहां पर एयर होगी या फिर एयर नहीं भी होगी, तो मतलब वेट ऑफ वाटर है, ये जो वेट ऑफ वाटर है वो वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है। क्लियर है यहां तक। तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब हम इसकी लिमिट्स जो लिखेंगे वो लिमिट्स क्या लिखेंगे, एग्जाम पर्पज से याद रखेंगे। वाटर कंटेंट क्या हो सकता है, ग्रेटर देन वाटर कंटेंट इक्वल्स टू 0 भी है, इक्वल्स टू 1 भी है, ग्रेटर देन 1 भी है। इसका मतलब हम वाटर कंटेंट की लिमिट क्या लिख सकते हैं, वाटर कंटेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद देखो, अब जो क्वेश्चन है वो ओनली फॉर यूपीएससी है, ओनली फॉर यूपीएससी में ये ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछे जाते हैं। तो देखना कहता क्या है स्टेटमेंट, इसका मैं थोड़ा सा डेरिवेशन कराऊंगा आपको, फर्स्ट स्टेटमेंट का और सेकंड स्टेटमेंट का। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है
कि वाटर कंटेंट को हम एक डिफरेंट पैरामीटर में डिनोट कर सकते हैं। मतलब वाटर कंटेंट कैन बी रिप्रेजेंट in a different parameter with respect to total, ये किसके रेस्पेक्ट में था ध्यान देखना, विद रेस्पेक्ट टू, ये वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड था, विद रेस्पेक्ट टू टोटल वेट कर दो। क्लियर है? उसको हम डिनोट कर रहे हैं W डैश से। क्लियर है? उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? W डैश से। ये याद रखना है थोड़ा सा। अब इसको मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करवा रहा हूं, W डैश का डेरिवेशन क्या होगा। तो देखो क्या कर रहे हैं इसमें हम, W डैश इक्वल्स टू क्या करेंगे, यहां तो वेट ऑफ वाटर रहेगा, वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट। यहां पर क्या आ जाएगा आपका टोटल वेट। टोटल वेट के रेस्पेक्ट में इस बार हम डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी इस चेंजेबल पैरामीटर की वैल्यू पूछ लेता है। जब आपको ये डिफाइन कर देगा विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट है वाटर कंटेंट, तो उसको कैसे डिनोट करोगे। तो देखना, ये वेट ऑफ वाटर हो गया और ये टोटल वेट हो गया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर को क्या कंसिडर किया जाता है, हम सभी जानते हैं कि वेट ऑफ एयर को 0 लिया जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। तो देखो इसमें से वेट ऑफ वाटर कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर प्लस 1 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर। मतलब इसके कॉमन क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर। इससे कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अब ध्यान से देखेंगे, ये कैंसिल आउट होने के बाद में ये वाला जो पैरामीटर है वेट ऑफ सॉलिड टू द वेट ऑफ वाटर। क्लियर है यहां तक? देखना, वेट ऑफ सॉलिड टू द वेट ऑफ वाटर ये तो कुछ नहीं होता, बट वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड होता है। इसका मतलब मैं अगर इसको यहां पर ऐसा लिखना चाहूं, वेट ऑफ सॉलिड टू द वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड टू द वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 अपॉन वाटर कंटेंट लिख सकता हूं, और 1 अपॉन वाटर कंटेंट लिख सकता हूं तो मैं इस वैल्यू को यहां पर क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन W। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाटर कंटेंट प्लस 1, और एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर कंटेंट डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। इसका मतलब जो चेंजेबल पैरामीटर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसका रिलेशन क्या बन गया है वाटर कंटेंट के साथ में। देखना ध्यान से, क्या रिलेशन बन के आ रहा है, W डैश इज इक्वल्स टू वाटर कंटेंट डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। क्लियर है? ये एक नया रिलेशन बन के आता है। ये देखो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, विच इज ए लेस स्टेबल पैरामीटर, विच इज ए लेस स्टेबल पैरामीटर। अब स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है, इसका रीजन देता है। स्टेटमेंट सेकंड में ये हमसे पूछ लेता है असर्शन रीजन के क्वेश्चन में, रीजन दे देगा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या बोलेगा, स्टेटमेंट 1 जो गिवन है वो स्टेटमेंट 2 के साथ कैसे रिलेट करता है। क्लियर है? तो यहां पर स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, देखो स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सेकंड ये कह रहा है कि यहां पर इसका रीजन देगा बिकॉज W डैश डिपेंड्स ऑन weight of soil which is a less stable parameter। अब देखना ध्यान से, अभी हम वॉइड रेशियो और पोरोसिटी की बात करके आए थे। वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में क्या था, वॉइड रेशियो के लिए तो हमने बात की थी E इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था, जबकि पोरोसिटी की हमने बात की थी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। तो इसमें लेस स्टेबल पैरामीटर कौन सा था, पोरोसिटी, क्योंकि वो टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। सिमिलरली ये जो है W डैश है वो डिपेंड ऑन वेट ऑफ सॉइल, मतलब टोटल वेट ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है, और जो कि एक लेस स्टेबल पैरामीटर है। क्लियर है? इसको अगर इसमें रिप्रेजेंट करते हैं तो नीचे क्या आ रहा था, टोटल वेट, और इसीलिए इसी का रीजन बताया गया कि इस W डैश को लेस स्टेबल पैरामीटर क्यों लिया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है,
स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप असर्शन रीजन के ऑप्शन देखोगे तो सब जगह कॉमन ऑप्शन हो जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 है जो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यहां तक हमारा हो जाता है वाटर कंटेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थैंक यू।